रिटेल में एफडीआई के नियम देश के रिटेल कारोबार में बड़ा बदलाव लाने जा रहे हैं। इन नियमों के बाद जहां ऑनलाइन कंपनियों को अपने बिजनेस मॉडल्स में शायद बड़े बदलाव करने पड़े, तो ऑफलाइन रिटेल कंपनियां इन नियमों से खुश नजर आ रही हैं। ग्राहकों को भी शायद बड़े डिस्काउंट और आसान डिलीवरी और रिटर्न से दूर होना पड़ सकता है। तो एफडीआई में जो नियम आए हैं या फिर जो क्लैरिफिकेशन आई है, इसके बाद कितनी बदलने वाली है ऑनलाइन रिटेल की इंडस्ट्री, ये पूरा कारोबार, आज हम इसी पर कर रहे हैं खास चर्चा। और हमारे साथ शामिल हैं फ्यूचर ग्रुप के जॉइंट एमडी राकेश बियानी, साथ ही AskMeBazaar.com के सीईओ पवन लोहिया और खैतान एंड कंपनी के पार्टनर गणेश प्रसाद। आपका स्वागत है। पवन, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी क्योंकि पहली नजर में मार्केट प्लेसेस ने एक थम्स अप दिया, उसमें स्नैपडील सबसे आगे था और उसके बाद जितनी हमने फाइन प्रिंट पढ़ी है उतना ये सामने निकल कर आए और कई लोग इसकी आलोचना इस बात से कह रहे हैं कि शायद ऑनलाइन रिटेल में लाइसेंस राज की वापसी हो रही है, वो आ गया है। आप इन नियमों को कैसे देखते हैं और क्या वाकई में अब इंडस्ट्री में हम काफी ज्यादा चेंज देखेंगे, कई मॉडल्स को बदलना होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये जो ऑनलाइन का सर्कुलर आया है, एफडीआई का जो सर्कुलर आया है, ये एसएमई को इंडिया में बढ़ावा देगा। जितने भी स्मॉल रिटेलर्स हैं उनको मार्केट प्लेस का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो इन्वेंट्री परचेज करके आगे सेल नहीं कर सकते। तो मोमेंट उनके पास जो भी स्टॉक होगा और मार्केट प्लेस पे अगर वो लिस्ट होते हैं तो उनको सेल करने में बढ़ावा मिलेगा। और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत स्पेंड होगा, क्योंकि सारा स्पेंड अब इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, मार्केटिंग, सपोर्ट सर्विसेज में लगेगा। तो जिससे ई कॉमर्स में एक नया बदलाव आएगा, जिसमें जितने भी डिस्काउंट्स हैं, जितने भी डिस्काउंट लेड मॉडल्स हैं, वो सब फिनिश हो जाएंगे। इन्वेंट्री लेड मॉडल जितने हैं, जिनमें वो बल्क में इन्वेंट्री परचेज करके मेजर डिस्काउंट देके सेल करते थे और स्मॉल रिटेलर्स को लॉस होता था, उसमें अभी कमी आएगी और स्मॉल रिटेलर्स को इस सर्कुलर से बहुत फायदा मिलेगा, ऐसा हमारा मानना है। ओके, आप कह रहे हैं ये स्मॉल रिटेलर के हक में है और डिस्काउंटिंग बंद होगी, लेकिन जो मॉडल्स इस समय है जिसकी इनफैक्ट आलोचना राकेश बियानी ने भी की है, फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी ने भी की है। राकेश, मैं आप ही से सीधा वो सवाल लेना चाहूंगी। इनफैक्ट आपने पहले कहा है कि बिग बास्केट जैसी कंपनियां, इनफैक्ट आज मिस्टर बियानी ने जो लेख भी लिखा है उसमें मिंत्रा का नाम लिया गया है, जबोंग जैसी कंपनियों का नाम लिया गया है। इनफैक्ट ये भी कहा है कि बिग बास्केट को शायद अपना धंधा बंद करना पड़े, वो इलीगल हो जाता है इन कंडीशन से। क्या आप देख रहे हैं कि इस नोटिफिकेशन से, इस प्रेस नोट आने के बाद एक हलचल जरूर मचेगी, मॉडल्स चेंज होंगे? जी हाँ, देखिए, जो नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर में क्लियरली डिफाइन किया हुआ है और जैसे पहले प्रवक्ता ने भी बताया कि इन्वेंट्री बेस्ड रिटेल मॉडल या इन्वेंट्री बेस्ड ई कॉमर्स को प्रोहिबिट कर दिया गया है एक्सप्लिसिटली। और जब वो प्रोहिबिशन हो गया है तो जब आप देखेंगे कंपनीज लाइक बिग बास्केट, जो आज की तारीख में खाली एक ही सेलर है उसके ऊपर में, तो वो ऑटोमेटिकली प्रोहिबिट हो जाते हैं। बिकॉज एक तो पता होगी कि जब 25% का रिस्ट्रिक्शन है, सेकेंडली जो ब्रांड्स प्राइवेट लेबल करते हैं, आप अगर देखेंगे प्राइवेट लेबल तो बाय डेफिनेशन इन्वेंट्री बेस्ड ही हो सकता है, अदरवाइज तो प्राइवेट लेबल हो ही नहीं सकता है। सो प्राइवेट लेबल रिटेलर्स जो है वो भी ऑटोमेटिकली बंद होने चाहिए, बिकॉज वो तो इन्वेंट्री बेस्ड है और इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल्स को बैन कर दिया गया है। सो हमारा खाली इतना ही कहना है कि अगर ये पॉलिसीज इंप्लीमेंट होएगी, सो अभी आप ये देखेंगे कि जो पॉलिसी थी, हमेशा से जो पॉलिसी थी, B2B परमिटेड था और B2C परमिटेड नहीं था जी। पर B2B के अंदर में जो पॉलिसी की लूप होल्स थी, वो ये सब ई कॉमर्स कंपनियां उसके एडवांटेज लेते हुए B2C ट्रांजैक्शंस कर रहे थे। गवर्नमेंट उसको देख रही थी, इन्वेस्टमेंट बहुत आ चुका था, बंद तो कर नहीं सकते थे, तो उसको ना गवर्नमेंट इज विलिंग टू ओपन अप द एंटायर रिटेल इनटू एफडीआई। So government needed to create a level playing field. Government has opted at a new way to do the level playing field by allowing true marketplaces, जो कि ये लोग सब क्लेम करते थे कि इधर हम लोग तो खाली टेक्नोलॉजी बेस्ड एनेबलर हैं ऑफ कॉमर्स, उनको अलाउ किया है टू कंटिन्यू। इन्वेंट्री बेस्ड रिटेलर्स को बोला है आप कर नहीं सकते काम, बिकॉज इन्वेंट्री बेस्ड रिटेलर्स आर रिटेल एंड दैट इज नॉट व्हाट गवर्नमेंट वांट्स टू फंड विद एफडीआई स्पेसिफिकली इन मल्टी ब्रांड स्पेस, तो उसको बैन कर दिया है।
और कंसिडरिंग दैट मॉडल्स को तो चेंज करना ही पड़ेगा। और आप ये देखिए कि अगर ग्रोसरी जैसे बिजनेस के अंदर में कैसे हो सकता है मल्टीपल सेलर्स का काम, यू सी अल्टीमेटली वो हो ही नहीं पाता है। So, because values per seller are too small to be able to do that. Consolidation के बिना तो viability नहीं है. So, model will have to automatically go through a change. In fact, आपने क्योंकि ऑनलाइन ग्रोसरी की बात की है, राकेश, यहाँ पर मैं बिग बास्केट के लिए एडवोकेसी नहीं करूंगी, लेकिन मुझे जानकारी है कि बिग बास्केट भी एक अपना मार्केट प्लेस बिजनेस लॉन्च करने वाला है, जहां पर ऑर्डर्स डिलीवर्स किए जाएंगे हाइपर लोकल तरीके से। गणेश, वो कितना सूटेबल और फीजिबल मॉडल होगा इज अ क्वेश्चन इन इटसेल्फ, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, ये जो नियम आए हैं, इससे जो मेरा पहला सवाल था इन दोनों ही जानकारों से कि क्या मॉडल्स ड्रास्टिकली अब बदलेंगे, क्योंकि अब तक हमने ऐसे कोर इन्वेंट्री मॉडल इंडिया में एग्जिस्ट करते नहीं देखा है। सबने अपने बिजनेस को कहीं ना कहीं ट्वीक किया है। हाँ, तो basically what I feel is that while this particular press note prohibits inventory model, there are certain key businesses which effectively have been running on an inventory model only. Possibly Big Basket is one. I do not want to really comment on some of the other ones who are there in the market. Abhi unka kya hoga? I mean, it's not like that they will be asked to wind up. Now they will have to sort of go into have to have some kind of a dialogue with the government. They will have to go back to the FIPB, make some application, seek specific approval, have to sort of create a particular case before the government that this is actually going to impact business and commerce, which has been been carried on for such a long period. Now, what are the structures which have typically been followed? Aage jaake, what are the things that we can actually see? We possibly will look at, because of this 25% restriction which has sort of come in terms of vendors or group companies, you will possibly look at, multiple layering of, like companies at the back end to the front end, where effectively that, from the back end to the front end, जितना भी सेल्स हो रहा था, like that will be sort of kept below 25%. गणेश, इसको अगर सिंपली एक्सप्लेन किया जाए, जो आप कह रहे हैं, जो मल्टीपल लेयरिंग होगी, अब तक क्या हो रहा था? Amazon और फ्लिपकार्ट, मैं नाम लेके उदाहरण लूंगी क्योंकि ये नोन मॉडल्स हैं और लोग इसको समझ गए हैं. पीपल प्रेफर टू गो थ्रू दीज रूट्स. क्लाउड टेल Amazon के लिए जो केटर करता है, साथ ही साथ WS रिटेल जो काफी एक्सक्लूसिवली फ्लिपकार्ट को सर्विस कर रहा था. इनफैक्ट WS रिटेल में दोनों सचिन और बिनी बंसल की पहले होल्डिंग भी हुआ करती थी. यहां पर सबसे ज्यादा सेल्स इन्हीं प्लेटफॉर्म से आ रही थी. तो मिस्टर लोहिया, ऐसी जो प्लेटफॉर्म्स तैयार किए गए थे इन कंपनियों ने, क्या उनको कंप्लीटली डिसॉल्व कर देना होगा या फिर उनको आप बांटेंगे? शायद 5-6 ऐसे प्लेटफॉर्म्स कंपनियां खड़ी करें ताकि कंट्रोल इस डिलीवरी का या सर्विस का उनके हाथ में रहे. देखिए, सर्कुलर स्पेसिफिकली कहता है कि दे कैन प्रोवाइड द सपोर्ट सर्विसेज फॉर वेयर हाउसिंग. तो जहां पे वेयर हाउसिंग की सर्विसेज अगर वो सेलर को दे सकते हैं तो इन्वेंट्री उधर स्टोर हो सकती है. तो उसकी डिलीवरी भी आप कंट्रोल कर सकते हो. लेकिन वो जो सर्विसेज जो देनी है वेयर हाउसिंग की, वो आपको सेलर को देनी है. अभी आप वेयर हाउस अपने खुद के रख रहे थे, बाद में आपको सेलर से वेयर हाउसिंग का चार्ज करना पड़ेगा. तो वही मल्टीपल लेयर ऑफ कंपनीज बनेगी या नहीं बनेगी ये तो नहीं पता, बट सेलर का, एसएमई का, स्मॉल रिटेलर का फायदा ये होगा कि उनको एक वेयर हाउसिंग एज ए ऑप्शन मिल जाएगा इन ई कॉम टेलर से, और ये लोग अपना स्टॉक वगैरह इन वेयर हाउसेज में स्टोर कर सकेंगे जहां से सेल होगी और डिलीवरी भी कंट्रोल हो सकेगी. लेकिन मेरे ख्याल में कुछ कंपनियां वो ऑप्शन देती हैं वेंडर्स को अपना माल इन कंपनियों के वेयर हाउसेज में स्टोर करने के लिए. राइट गणेश? बिल्कुल. कुछ कंपनीज को बिल्कुल, आई एम श्योर दे हैव दिस पर्टिकुलर ऑप्शन. जी मिस्टर बयानी, बिकॉज वेयर हाउसिंग इज नेसेसरली अ पार्ट ऑफ sort of the entire model of these front end companies. अभी exclusive distribution जो था, like whatever was like, because there was an exclusive distribution of certain products between the back end and the front end. Now that is going to come into question, and because of which your retail guys are now going to have the benefit of the pricing. Now some clever structuring will have to come in there.
चलिए, क्लेवर स्ट्रक्चरिंग की जरूरत होगी। ब्रिक एंड मोर्टार बिजनेसेस पर क्या इम्पैक्ट रहेगा बयानी साहब? देखिए, अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है जब सब लोग बोल रहे हैं कि लोग स्ट्रक्चरिंग करेंगे, लोग को नए रूट निकालेंगे। देखिए, स्पिरिट ऑफ द पॉलिसी बहुत सिंपल है। स्पिरिट ऑफ द पॉलिसी इज डायरेक्ट रिटेल नहीं करना चाहिए विथ एफडीआई मनी। दैट वाज द स्पिरिट। द स्पिरिट ऑफ द पॉलिसी पहले भी वही थी, खाली B2B बिजनेस करना चाहिए एंड नॉट अ B2C बिजनेस। In the B2C policy for marketplace, also the spirit is very simple. People should not be doing direct trade with the end consumer. That is the spirit. Now, if अगर हमारा ऑब्जेक्टिव खाली यही है, किसी का भी ऑब्जेक्टिव खाली यही है कि ये स्पिरिट को वायलेट करना है मुझे, तो फिर तो कोई भी पॉलिसी बना लो, सब धंधा कर सकते हैं। If the business was illegal in the past, how can you make it legal today? बयानी साहब, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इलीगल बिजनेस को लीगल करें, ब्लैक को व्हाइट करें। पर यही बोला जा रहा है। जब कोई बोलता है कि दैट बिग बास्केट एज अ बिजनेस वुड हैव टू गेट रीडिफाइंड एंड वो मल्टीपल कंपनीज बना लेगा, वो 4 कंपनी बना लेगा, ऑल ऑफ दैट इज नॉट, इट्स अ वायलेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द पॉलिसी। बिग बास्केट को इनफैक्ट हमने इस प्लेटफॉर्म को पर इनवाइट भी किया था। अनफॉर्चुनेटली वो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, लेकिन इस पॉइंट को हम आगे बढ़ाएंगे जरूर। फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है कि क्या बिजनेसेस वाकई में रिस्ट्रक्चर होंगे या फिर जैसे राकेश बयानी कह रहे हैं कि जिस तरह से वो नोटिफिकेशन आया है उसको इन स्पिरिट कंपनियों को फॉलो करना चाहिए। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं CNBC आवाज पर एक खास पेशकश, जो नए नियम आए हैं या फिर जो नोटिफिकेशन आया है DIPT की ओर से, जहां पर मार्केट प्लेसेस के लिए साफ इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि वो ना तो 25% से ज्यादा की सेल्स एक पर्टिकुलर वेंडर के थ्रू कर पाएंगे, और उनको साफ हिदायत दी गई है कि वो एक मार्केट प्लेस यानी कि सिर्फ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म ही रहेंगे, उससे ज्यादा सर्विसेज नहीं दे पाएंगे। हम इस चर्चा में बात कर रहे हैं ASVBazaar.com के पवन लोहिया, खैतान एंड कंपनी के पार्टनर गणेश प्रसाद और साथ ही फ्यूचर ग्रुप के राकेश बयानी से। राकेश जी, ब्रेक से पहले इनफैक्ट आपने कहा कि इस पॉलिसी को स्पिरिट में लेना चाहिए, यानी कि ज्यादा कंपनियों ने अपने कारोबार में बदलाव नहीं आने चाहिए। क्या बिग बास्केट ने अपना धंधा बंद कर देना चाहिए? आप उनको वक्त नहीं देंगे कि अपने बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करें? मेरे खाली देखिए, ऐसा है कि दैट अगर आप पहली पॉलिसी समझें, पहली पॉलिसी में भी खाली B2B बिजनेस परमिटेड था। अगर आप B2B बिजनेस में ही हैं तो आपको तो कोई रिस्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत ही नहीं है। बट अगर आप पहले भी B2C बिजनेस करे थे, जो कि वायलेशन ऑफ द पॉलिसी था, और यू आर यूजिंग द एम्बिग्यूटी ऑफ द पॉलिसी टू डू ट्रेडिंग इन इंडिया, एंड वो एम्बिग्यूटी को गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी नई प्रेस नोट से क्लैरिटी ला दी है उसके ऊपर में। सो या तो आपको बिजनेस बंद करना चाहिए, जो कि इलीगल था पहले से भी, या आप उसको वापस से रिस्ट्रक्चर करेंगे और नए पॉलिसी के अराउंड के जो लूप होल्स हैं उसको यूज करते हुए आप धंधे को चालू रखेंगे, तो वो स्पिरिट का तो वायलेशन हुआ ही ना। सो हमारा खाली इतना ही कहना है, इट्स क्वाइट एकदम क्लियरली क्या डिफाइंड है कि दैट इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल्स शुड आर नॉट परमिटेड एनी मोर। हमारा ये अंडरस्टैंडिंग है कि दैट प्राइवेट ब्रांड बेस्ड रिटेलर्स and grocery kind of retailers are typically operating only on an inventory based model. If you are inventory based models, you will have to change your business model completely, and that is the only approach that you will have to have. उसमें दो राय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो पॉलिसी काफी साफ कहती है। मेरा क्या, आप जब पूछ रहे हैं कि आप जब बोलते हैं कि टाइम देना चाहिए किसी को, मैं पूछ रहा हूँ टाइम क्या चीज के लिए देना चाहिए? जब बिजनेस आपका पहले भी नहीं परमिटेड था, आप उसकी खाली एम्बिग्यूटी को यूटिलाइज कर रहे थे, तो आपको क्या समय चाहिए टू वर्क अराउंड अ न्यू सेट ऑफ एम्बिग्यूटीज? नो, होपफुली नॉट अ न्यू सेट ऑफ एम्बिग्यूटीज सर, लेकिन क्योंकि ये इंडस्ट्री सबके लिए नई है, भारत में इवॉल्व हो रही है, और कुछ अगर आप एग्जाम्पल ले, ये पहले जस्ट इन टाइम मॉडल हुआ करता था, उसके बाद इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल बना, और फाइनली लोगों ने रियलाइज किया क्योंकि ये भारत में क्लिक नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा, और सरकार उसकी इजाजत नहीं दे रही है, फिर उन्होंने मार्केट प्लेस का मॉडल अपनाया। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, अब ब्रिक एंड मोर्टार बिजनेसेस पर इसका क्या असर रहेगा? उनके लिए एक ऐसी डील निकल कर आएगी? बयानी साहब, देखिए, ब्रिक एंड मोर्टर गवर्नमेंट के साथ में काफी दिनों से डायलॉग कर रही थी, एंड गवर्नमेंट को हाईलाइट कर रही थी कि दैट जो जिस प्रकार से ई कॉमर्स इंडिया में हो रहा है वो B2B नहीं B2C है जी। और B2C फंडेड बाय फॉरेन मनी, जो कि ब्रिक एंड मोर्टर को अलाउड नहीं है, वो एक नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट कर रहा है।
एंड ब्रिक एंड मॉर्टर रिटेलर्स ने खाली एक ही दरख्वास्त की थी गवर्नमेंट से कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड किया जाए, कि या तो दोनों कंपनियों को फॉरेन मनी का एक्सेस दिया जाए, या दूसरी जिनको आज फॉरेन मनी आ रहा है उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए टू स्टे अवे फ्रॉम द B2C बिजनेस एंड रिस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स टू B2B बिजनेस। जी, ये तो सारी कंपनियां हमेशा एक ही चीज क्लेम की कि ये टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, ये रिटेल में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। गवर्नमेंट ने उनकी जो क्राइटेरिया थी, उनका जो डेफिनेशन था वो एक्सेप्ट किया है, उनको कहा है आप टेक्नोलॉजी कंपनी बने रह सकते हैं, आप खाली रिटेल में पार्टिसिपेट मत करिए। पॉइंट टेकन, फेयर पॉइंट। लोहिया साहब, आप यहाँ पर कुछ जोड़ना चाह रहे थे? और कुछ हुआ ही नहीं है जी। देखिए, मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि ग्रोसरी में मार्केट प्लेस मॉडल नहीं बन सकता। हमने गेट इट ग्रोसरी शुरू किया और हम उसको पूरा मार्केट प्लेस मॉडल डे 1 से बना के रखा। हमने हर जगह हब खोले और हर जगह हमने सेलर को एनरोल किया, ग्रोसरी के स्मॉल सेलर को, SME को, और हमने पूरा मार्केट प्लेस मॉडल जो इस सर्कुलर की कंडीशंस है सबको हमने ध्यान में रखते हुए वैसा किया। तो जो सर्कुलर में आया है वो हमने पहले से ही वैसा ही अपने ग्रोसरी मॉडल में किया और हमें उसका फायदा मिला। जी, ऐसा नहीं है कि ग्रोसरी मॉडल में भी इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल ही होगा, मार्केट प्लेस मॉडल भी बन सकता है। चले, तो मार्केट प्लेस मॉडल। और दूसरा, जो डिस्काउंट खत्म हो जाएंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, ये ई-कॉमर्स के लिए अच्छा है। ओके, उस पर इनफैक्ट मैं आऊंगी, लेकिन मुझे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। क्या डिस्काउंट वाकई में खत्म होंगे, वो एक बड़ा सवाल है, और साथ ही साथ सेलर्स के लिए क्या ऑनलाइन बेचना वाकई में उतना आसान रहेगा जितना 3 दिन पहले था, उस पर भी चर्चा होगी इस ब्रेक के बाद। ऑनलाइन शॉपिंग में काफी बड़े बदलाव आएंगे सरकार के नोटिफिकेशन के बाद, और इसी पर चर्चा हो रही है। अब सवाल यही है कि क्या डीप डिस्काउंटिंग के दिन चले गए हैं जब मैं या आप ऑनलाइन पर प्लेटफॉर्म पर कोई चीज खरीदने जाएं, क्या हमें वो डिस्काउंट्स मिलेंगे या नहीं? गणेश, क्या वो दिन गए? क्योंकि अब तक काफी पैसा था इन कंपनियों के हाथ में, इसीलिए वो लगातार कस्टमर्स की तरफ डिस्काउंट्स फेंक रहे थे, लेकिन इसमें साफ कहा गया है कि किसी तरह का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस प्राइसिंग पर नहीं होना चाहिए। तो क्या वो दिन हिस्ट्री है? So, देखिए, I think although the circular very categorically says that you are not going to sort of influence directly or indirectly the sale price of goods or services, or deep discounting, I would possibly say, will have some kind of a level playing field, wherein which is going to benefit the retail industry, because they have always had this particular grudge. They had gone to the Competition Commission of India saying that, like, listen, we are actually getting affected by this, and where even CCI had actually said, at the end of the day, the consumer is the king, and if something is going to benefit the consumer, it should not really be a problem. Okay. लोहिया साहब, आप कह रहे थे what is happening at this point? जी. What is happening at this particular point is that, exclusive distribution arrangements which are there, because by virtue of the 25% rule which has sort of come in, that will sort of be the basis on which the pricing will sort of get determined, and so there will be some amount of correction. Okay. लोहिया साहब, आप कह रहे थे डिस्काउंटिंग अगर कम होगी या बंद होगी इंडस्ट्री के लिए अच्छा है? इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, क्योंकि अभी काफी साल से लोग ई-कॉमर्स में काम कर रहे हैं, वो बड़े प्लेयर तो 4-5 साल से हैं, हम खुद 2 से 3 साल से ई-कॉमर्स कर रहे हैं। डिस्काउंटिंग कम होते ही प्रॉफिटेबिलिटी का पाथ बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी क्या है जी। क्या हमारे एक्सपेंसेस हैं, कितना हमें बर्न करना है। जो डिस्काउंटिंग, जो जीएमबी का गेम है, जो सेल्स वैल्यू जनरेट करने का गेम है, वो अभी बहुत कम हो जाएगा, और जो प्राइजेस आएंगे वो लेवल प्लेइंग आएंगे, और साथ में कंज्यूमर को क्या बेनिफिट देना है वो दूसरी तरीके से कंपनी सोच लेगी कि कंज्यूमर का बेनिफिट कैसे हो। यहाँ पर क्योंकि आपने कंज्यूमर के बेनिफिट की बात की है और यहाँ पर छोटे वेंडर्स भी इन्वॉल्व है, साफ कहा गया है कि आफ्टर सेल सर्विस वारंटी गारंटी अब वेंडर की जिम्मेदारी होगी, ऑनलाइन मार्केट प्लेस की नहीं। ऐसे में जो छोटे वेंडर्स आते हैं आपके प्लेटफॉर्म पर, जिनके पास ये परहैप्स इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं आफ्टर सेल सर्विस देने की, क्या वो हटेंगे नहीं? फिर आप उनको प्लेटफॉर्म कैसे दे रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे देंगे? देखिए, जो वारंटी सेलर्स को प्रोवाइड करनी है, अभी तक क्या हो रहा था, ई कॉमर्स प्लेयर
रिटर्न्स का सारा जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे थे, और मोमेंट ये शिफ्ट हो जाएगा सेलर के पास, तो सेलर भी सोचेगा कि क्या सेल करना है, कैसे सेल करना है और कितना सेल करना है। तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रिटेलर्स पे डालना भी जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली गुड्स आर सोल्ड बाय दोस रिटेलर्स। ओके, बियानी साहब, आप अग्री करेंगे कि उन वेंडर्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आना जरूरी है, लेकिन मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगी, ये हमें जानकारी मिल रही है कि फ्यूचर ग्रुप भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। अब आपका मॉडल क्या रहेगा? मार्केट प्लेस ही, बट ऑफ कोर्स यू हैव नो चॉइस। No, we were never going to do a marketplace. We are a retailer, and what we were only trying to do was to enable our customers who are shopping at our stores to provide them with alternate channels to shop from what we offer in our own stores. We have never shied away from being a retailer. We continue to be a retailer, and we continue to be compliant with all the regulations that are applicable in India. Now, and the challenge that you are discussing of offering discounts and not offering discounts, can I say the fact that the policy has been explicit all the while? Everybody had to be only into B2B business. The moment you start giving discounts and influencing price, you are actually playing a B2C business, which was not permitted in the past. It's not permitted now also. And what was happening was wrong. It has been explicitly defined. It should not happen. People have said today, in the past, I was reading the papers today that it is not discount. They're passing it out at the end of a month as marketing expenses, etc., etc. This is not the right spirit to run the country. This is not the right spirit to accept the laws of the nation. If you are so serious about your business, point taken, Mr. Biyani. Marketplaces work. Marketplaces जो भी है, चाहे वो स्नैपडील है या फिर दूसरे प्लेयर्स हैं, उनको इस पॉलिसी को पूरी तरह से फॉलो करना पड़ेगा इन स्पिरिट एंड इन हार्ट। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि इन कई सारे मॉडल्स में बदलाव आएगा, चाहे वो ऑनलाइन ग्रोसरी मॉडल्स हो या फिर कोई और मॉडल्स हो, वर्टिकल प्लेटफॉर्म्स हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए आप सभी का समय निकालने के लिए और चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। ये डिबेट यहीं पे खत्म नहीं होता है, क्योंकि हम देखेंगे आने वाले दिनों में शायद काफी बड़े बदलाव आएंगे और काफी सवाल भी उठाए जाएंगे। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।